ओके, तो अभी हम ये निकालेंगे कि एनर्जी एब्जॉर्ब एस ओ आर बी डी एब्जॉर्ब कितना हुआ है, ठीक है। दिस कैन आई से दैट इज ए वन। अच्छा, और एक बात बता दो, एनर्जी जनता इंसिडेंट कितना हुआ था, सबको याद है ना, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट हुआ था, डीक्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट हुआ था। यस, यस। Yes, sir. Yes, तो sir. एनर्जी एब्जॉर्ब Yes, कितना sir. होगा, ए वन इंटू डी क्यू इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, ठीक है। ओके फाइन, ये हमने निकाल दिया एनर्जी एब्जॉर्ब। याद रखना मैंने कंसेप्ट यूज किया था कि बॉडी, वो जो जनरल बॉडी वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। वो आगे जाके हम यूज करेंगे, मतलब हम इक्वेट करेंगे कि जितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया उतना ही एनर्जी एमिट किया, वो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हमने जैसे कहा था कि इस बॉडी का एमिसिव पावर E1 है। लेट्स सी एमिसिव पावर का डेफिनेशन क्या है एक बार। व्हाट इज E1 कैन बी रिटन एज, कैन आई से E1 इज द एनर्जी emitted per unit time per unit area divided by d lambda, ऐसा लिख सकता हूँ, एनर्जी emitted per unit time या पर यूनिट एंड एरिया, एंड करके लिख देता हूँ, कंफ्यूज मत होना तुम जब लिखोगे, पर यूनिट एरिया भी लिखना, डिवाइडेड बाय डी लैम्डा लिख सकता हूँ जनता। इज दैट करेक्ट, इज दैट करेक्ट, यस और नो? Yes, sir. पक्का, पक्का। ये जो डीक्यू है ना भाई, ये डीक्यू भी ना, दिस इज डीक्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट इन 1 सेकेंड इन 1 मीटर स्क्वायर एरिया, मतलब ऐसा मान लो, ठीक है ना। ये डीक्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हम सब पर सेकेंड पर यूनिट एरिया के टर्म्स में कर रहे हैं। सो व्हाट इज द एनर्जी इमिटेड, अगर मैं लिखना चाहूँ, व्हाट इज द एनर्जी इमिटेड इन दिस केस, अगर मैं लिखना चाहूँ तो हम क्या लिख देंगे, दैट इज इक्वल टू E1 इंटू डी लैम्डा। डू पीपल एग्री विद दिस, राइट? लेफ्ट हैंड साइड में तुमको जो ये टर्म दिख रहा है, ये तुमको ये बता रहा है कि इस बॉडी ने कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया, और राइट हैंड साइड में जो ये टर्म है, ये तुमको ये बता रहा है कि इस बॉडी ने कितना एनर्जी इमिट किया। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये बॉडी जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, दैट इज द रीजन इसने जितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया है उतना ही एनर्जी इमिट भी किया होगा, व्हिच मींस वी कैन इक्वेट दिस टू क्वांटिटीज। जनता जवाब दो, हाँ या ना, समझ में आया या नहीं, ये बताओ, Yes. Yes, राइट? sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मैं ये कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ कि एज बिकॉज दिस बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, because this body is in thermal equilibrium, तो हम ये लिख सकते हैं कि A1 इंटू डी क्यू, मतलब जितना एब्जॉर्ब किया उतना ही इमिट किया होगा, दैट इज E1 इंटू डी लैम्डा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं E1 बाई A1 दैट इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी लैम्डा, ठीक है। ये एक हमने रिलेशन निकाला, ध्यान देखना। ऊपर में क्या है, ऊपर हो गया एमिसिव पावर, ये जो ऊपर है ये क्या है, दिस इज एमिसिव पावर, और नीचे क्या है, नीचे हो गया एब्जॉर्प्टिव पावर, ये रेशियो है, ठीक है। और राइट हैंड साइड में क्या, दैट इज डी क्यू बाई डी लैम्डा, ठीक है। अभी हम विल रिविजिट द ब्लैक बॉडी, ठीक है। अब तक जो हमने डिस्कशन किया, ये हमने अपने जनरल बॉडी को लेके किया, अभी जो डिस्कशन करना चाहेंगे इस ब्लैक बॉडी को लेके करते हैं, ठीक है। अभी अगर मैं तुमको पूछूं कि व्हाट इज द इमिसिव पावर, ध्यान देना मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ, व्हाट इज द इमिसिव पावर या स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर इज द करेक्ट वर्ड टू यूज ऑफ द ब्लैक बॉडी इन दिस केस, ये क्या बोलोगे तुम? दैट इज एनर्जी इमिटेड, ठीक है, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, मुंह से बोल रहा हूँ लिख नहीं रहा, अच्छा ठीक है ऐसे लिख देता हूँ, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ताकि कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय डी लैम्डा, ऐसा लिख सकता हूँ जनता, हाँ या ना? कैन आई डिफाइन द एमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी इन दिस मैनर, एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय डी लैम्डा, चाहे वो ब्लैक बॉडी हो चाहे वो जनरल बॉडी हो, डेफिनेशन तो यही होगा, वट एवर बॉडी बी इट। यस, Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नाउ आई एम आस्किंग ऑल ऑफ यू, एनी वन ऑफ यू, ये बताओ कि व्हाट इज द एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बाय द ब्लैक बॉडी, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट कैन आई राइट इन इट्स प्लेस फ्रॉम दिस डायग्राम। ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम का कहानी मैंने तुमको बताया था कि डी क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी गिरा था पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बिलोंगिंग टू द रेंज लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा। इस कहानी से बता सकते हो कि इस जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, व्हाट कैन आई राइट इन इट्स प्लेस, एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, एनीवन वुड लाइक टू गिव ए ट्राई, क्या लिख सकते हैं?
क्या तुम लोग ये मानते हो कि ब्लैक बॉडी में पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया डीक्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी गिरा था? जनता जवाब दो। Yes, sir. ये मानते हो Yes, कि sir. पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इस बॉडी पे, किस बॉडी पे? स्पेशल बॉडी है जनता, ब्लैक बॉडी है। पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया उस पे कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी गिरा था? डीक्यू। भाई ब्लैक बॉडी इतना फेमस इसलिए है बिकॉज उसके ऊपर जितना एनर्जी गिरता है ना, वो सारा का सारा एब्जॉर्ब करता है और सारा का सारा इमिट भी करेगा, बिकॉज ये ब्लैक बॉडी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो अगर इस ब्लैक बॉडी पे डीक्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी गिरता है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया और उसका टेम्परेचर नहीं बदल रहा, तो वो डीक्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी भी इमिट कर रहा होगा पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। बोलो ये लॉजिक समझ में आया नहीं आया तुम लोगों को? डिड यू अंडरस्टैंड दिस Yes, लॉजिक? sir. डू ऑल ऑफ यू Yes, sir. अंडरस्टैंड दिस लॉजिक? यहाँ पर डीक्यू जो पिक्चर में दिख रहा है तुमको देख के लग रहा होगा सर डीक्यू तो एब्जॉर्ब हो रहा है, और मैं कह रहा हूँ ये डीक्यू इमिट भी हो रहा हूँ, जो कि मैंने डायग्राम में, चलो मैं अभी दिखा देता हूँ। चलो आई एम शोइंग इट नाउ। ये एब्जॉर्ब भी कर रहा है और ये क्या करेगा? ये इमिट भी करेगा, और ये डीक्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी भी, डीक्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी ही इमिट करेगा बिकॉज दिस बॉडी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया की जगह हम क्या लिख सकते हैं? डीक्यू लिख सकते हैं, दैट इज डीक्यू बाय डी लैम्डा एंड दिस इज ई लैम्डा। समझ में आया? इज दैट क्लियर? Yes, sir. इज दैट क्लियर? तो देखो इस कहानी में dq एक कांस्टेंट है, d लैम्डा एक कांस्टेंट है, ये भी dq और ये भी d लैम्डा है। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, इफ आई कंपेयर बोथ ऑफ देम, ध्यान देना, तो हम क्या लिख सकते हैं? द इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी डिवाइड, नो सॉरी सॉरी सर, नॉट ब्लैक बॉडी, इमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी divided by absorptive power of a body is actually equal to a constant. Constant क्यों? because the dq भी constant है, d lambda भी constant है, and that constant is actually equal to the emissive power of a black body under the same conditions of temperature, area and surrounding. बोलो ये लाइन समझ में नहीं आया? मैंने कहा कि E1 by A1 is actually a constant because it is equal to dq by d lambda, और dq जो है एक कांस्टेंट है, ये बाहर से एनर्जी गिर रहा है, ये कांस्टेंट है, d लैम्डा एक रेंज है, ये भी कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि E1 by A1 का वैल्यू भी एक कांस्टेंट होगा, एंड E1 by A1 का वैल्यू बराबर क्या? E लैम्डा है, बिकॉज E लैम्डा का वैल्यू भी क्या है? dq by d लैम्डा, और E लैम्डा क्या है? दिस इज द स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। यस पीपल, समझ में आया मैंने क्या कहा? दिस इज द स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। जनता जवाब दो, हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. या ठीक है, ओके फाइन। ये तो दिस इज नोन एज किर्चॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन, और लैंग्वेज में बताना चाहूँ तो ऐसा होगा, ध्यान से सुनना। इट स्टेट्स दैट at any given temperature the ratio of emissive power to absorptive power is constant for all bodies, and this constant is equal to the emissive power of a perfect black body under the same conditions of temperature. As because E1 by A1 constant है, जनता ध्यान देना, as because E1 by A1 constant है, अगर E1 का वैल्यू बड़ा हुआ तो A1 का वैल्यू भी बड़ा होना पड़ेगा। फॉर ए बॉडी अगर इमिसिव पावर ज्यादा है तो उसका एब्जॉर्प्टिव पावर भी ज्यादा होना पड़ेगा, तभी जाके ये रेशियो कांस्टेंट होगा। और किसी बॉडी का अगर E का वैल्यू कम है तो A का वैल्यू भी कम होना पड़ेगा, तभी जाके ये रेशियो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। जनता जवाब दो, डू यू एग्री विद दिस? For the ratio to be a constant, if E1 is very high, A1 has to be very high, and if E1 is low, A1 also has to be low. Which means if a body has higher emissive power, it will have a higher absorptive power, and if a body has a lower emissive power, the body will also have a lower absorptive power. Hence proved. Come on people, समझ में आया नहीं आया? Tell me, tell me. Yes, Tell sir. me. Is it clear? Yes. हाँ sir. Is it clear? Okay. Yes, sir. Fine. Yes, sir. ये हमने प्रूव कर दिया, यही चीज प्रूव किया जो मैंने पहले बहुत बार यूज किया, लॉजिकली तुम लोगों को समझाया। अभी मैंने तुमको प्रूव करके दिखा दिया कि अच्छा एब्जॉर्बर अच्छा इमिटर होना पड़ेगा, अच्छा इमिटर खराब एब्जॉर्बर तो ठंडा हो जाएगा अपने आप, थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं रह सकता है, सो दिस इज नॉट अलाउड।
एंड सेकेंडली अगर बॉडी सिर्फ एब्जॉर्ब ही करता है, इमिट कम करता है हमेशा, तो जल ही जाएगा पानी, और ऐसा केसेस देखा नहीं जाता। ठीक है, इज दैट क्लियर? कम ऑन पीपल। यस Yes, sir. Yes, sir. नाउ पीपल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अब तक हमने हमेशा ना रेडिएशन निकलता है बॉडी एनर्जी एमिट कर रहा है, एमिसिव पावर डिफाइन कर दिया, एब्जॉर्प्टिव पावर डिफाइन कर दिया, लेकिन अब तक हमने ये डिफाइन नहीं किया कि अगर एक बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है तो पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया वो एक्चुअली में कितना एनर्जी इमिट करता है। मैंने इस चीज को क्वांटिफाई नहीं किया। मैंने अब तक तुमको रेट ऑफ इमिशन का फॉर्मूला नहीं बताया कि रेट ऑफ इमिशन जो है उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है। तुमको बस मैंने ऊपर ऊपर से बताया कि कितना इमिट करेगा उस बॉडी के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, कितना इमिट करेगा उस बॉडी के एरिया पे डिपेंड करेगा, बट व्हाट इज द एक्चुअल फॉर्मूला, रेट ऑफ इमिशन इक्वल टू व्हाट, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। और ये जो एक्चुअल फॉर्मूला है ये दिया था स्टीफन एंड बोल्ट्जमैन ने, दैट इज द रीजन इस लॉ का नाम स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है। जनता समझ में आया मैंने क्या कहा तुमको जस्ट नाउ? आवाज दो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस, तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जो है वो तुमको एग्जैक्ट एक्सप्रेशन देगा व्हाट इज द रेट ऑफ इमिशन, रेट ऑफ इमिशन का एग्जैक्ट एक्सप्रेशन देगा। ठीक है, सो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ने जो स्टीफन बोल्ट्जमैन ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने जो ये लॉ दिया था, दिस लॉ वाज गिवन फॉर अ ब्लैक बॉडी। सो कहानी जो है वो ब्लैक बॉडी से चालू होगा। फॉर ए ब्लैक बॉडी, अगर एक ब्लैक बॉडी है, ध्यान देना, उसका जो रेट ऑफ एमिशन होगा, ध्यान देना, रेट ऑफ एमिशन मतलब एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम। कम ऑन पीपल, व्हाट इज रेट ऑफ एमिशन? रेट ऑफ एमिशन इज एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम। सो एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम दैट इज dq by dt। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? बोलो 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 बोलो। Yes, sir. Yes, तो sir. स्टीफन बोल्ट्जमैन ने ये कहा, अगर ये तुम्हारा बॉडी है, एक तरीका, ये टैब भी कभी कभी पागल हो जाते हैं। एक मिनट एक मिनट, एक अच्छा बॉडी बनाता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा बॉडी है और इसका टेम्परेचर अगर T है तो स्टीफन बोल्ट्जमैन ने ये कहा था कि इसका जो रेट ऑफ एमिशन होगा, इसका टेम्परेचर का वैल्यू 0 केल्विन से ज्यादा है और ये एनर्जी एमिट करेगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। याद रखना ये T जो है वो केल्विन में है, लेकिन दैट इज द रीजन हमने इसको क्या बुलाया, वी कॉल इट एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, केल्विन में है। ठीक है, सो द रेट ऑफ एमिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अभी तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा सर फोर्थ पावर क्यों? भाई ये जो चीजें निकाला जाता है ये सब एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता है। ऐसा नहीं कि कोई बंदा सोया और उसको सपना आया कि नहीं फोर्थ पावर होगा, ऐसा नहीं निकाला गया। प्रॉपर्ली बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ये कंक्लूजन किया गया कि नहीं, द रेट ऑफ रेडिएशन विल बी प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर। और ये भी पाया गया कि जो रेट ऑफ रेडिएशन जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। इसका जो सरफेस एरिया है, जनता सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, इसके सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है। बिकॉज देखो फोटोन्स अगर निकलेगा तो कहाँ से निकलेगा? फोटोन्स अगर निकलेगा इसके सरफेस से निकलेगा, है ना? है ना जनता? यस और नो? हाँ, sir. हाँ सर। Yes, sir. अगर अगर फॉर एग्जांपल मैंने तुमको एक बाउल ऑफ हॉट पॉपकॉर्न दे दिया, बहुत सारा पॉपकॉर्न दे दिया, लेकिन एक छोटे से बाउल में दिया, बहुत गर्म है, तुम खा नहीं पा रहे, तो उसको ठंडा करने के लिए तुम क्या करोगे? तुम एक बड़ा सा प्लेट लोगे और उसमें फैला दोगे। अगर उसको तुम फैला दोगे तो जल्दी ठंडा होगा ही नहीं होगा? यस और नो? या जब तुम चावल Yes, खाते sir. हो, जब हम खाना खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल चावल दे दिया, वो बहुत गर्म है, हम क्या करते हैं नॉर्मली उसको तोड़ के उसको फैला देते हैं ना प्लेट में, इनवॉलंटरीली करते हैं, लेकिन करते तो सभी लोग हैं, है ना? हाँ, प्रेस करके फैला देते हैं। हाँ, sir. क्यों क्यों ऐसा क्यों? Yes. Yes, sir. व्हाई व्हाई? टेल मी द ठंडा रीजन। होने के लिए. ठंडा होने के लिए, या दैट इज ऑब्वियस, ये हमारा एवरीडे एक्सपीरियंस है कि ऐसा करने से ठंडा होता है। बट यू नो द रीजन बिहाइंड दिस, द रीजन इज दिस, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना स्कोप मिलेगा फोटोन्स को निकलने का। तो जितना एरिया मिलेगा, जितना स्कोप मिलेगा, ज्यादा फोटोन्स निकलेगा, ज्यादा एनर्जी निकलेगा। रेट ऑफ एमिशन अगर बढ़ जाएगा, पर यूनिट टाइम अगर ज्यादा एनर्जी एमिट हो रहा है, तो वो क्वांटिटी जल्दी जल्दी
ठंडा होगा। समझ रहे हो जनता मैं क्या कह रहा हूँ? यस और नो? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, दैट इज द sir. रीजन द रेट ऑफ इमिशन जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, एंड जैसे ही तुम लोगों ने ये चीज बहुत बार सीखा है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि dq बाई dt जो है, इसको अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो a इंटू टी टू पावर 4 लिख सकता हूँ। नेक्स्ट, सबको पता है कि अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और ये कांस्टेंट है सिग्मा a t टू द पावर 4। ठीक है, और ये जो सिग्मा है इसको हम स्टीफेंस कांस्टेंट बुलाते हैं। ठीक है, स्टीफेंस कांस्टेंट, और इसका वैल्यू जो है वो मैं तुमको लिख के देता हूँ, दैट इज 5.672 into 10 to the power of -8 joule per meter square per second per Kelvin. Not per Kelvin, Kelvin to the power, I hope it is -4 होना चाहिए। Just मिनट रुको, because टेम्परेचर अगर इधर चला जाएगा, सिग्मा या टी टू द 4 मतलब केल्विन टू द पावर -4 होगा। हाँ ठीक है, सो ये जो है ये स्टीफेंस कांस्टेंट का यूनिट है। ठीक है, और ये जो हमने निकाला है ये क्या है? दिस इज द एक्सप्रेशन विच विल एग्जैक्टली टेल यू कि पर यूनिट टाइम एक बॉडी कितना एनर्जी इमिट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। यस और नो पीपल? कम ऑन, कम ऑन, यस और नो? Yes, sir. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि इस चीज को मैं पावर भी बुला सकता हूँ? दिस इज आल्सो पावर, बिकॉज पावर इज नथिंग बट द एनर्जी supplied per unit time, yeah, energy absorbed per unit time. Power is energy by time. Yes. Can I call it as power of that body? Yes. Okay. Yes, sir. Yes. 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 That's okay. So ये जो है, this is for a black body. जनता बात को समझो। ये जो कहानी हमने बताया, this is for a black body. तो अभी अगर तुमको emissive power, sorry, not emissive power, rate of emission निकालना है, for a general body, you have to remember this expression for emissivity. Emissivity में क्या था? ऊपर था emissive power of a black body, sorry, emissive power of a general body, और नीचे क्या था? that was emissive power of a black body. और emissive power क्या होता है? emissive power is nothing but energy per unit time per unit area. और यहाँ पर जो हमने ये term define किया, that is actually क्या बोलते हैं, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया के फॉर्म में डिफाइन नहीं किया है, बट हमको यहाँ पर ये पता है कि इस बॉडी का, इस ब्लैक बॉडी का जितना सरफेस एरिया, इस जनरल बॉडी का जितना सरफेस एरिया होगा, इस ब्लैक बॉडी का तो उतना ही सरफेस एरिया होगा। तो इस रिलेशन से अगर मुझे किसी जनरल बॉडी का एनर्जी उसने कितना इमिट किया वो निकालना है, तो हमको क्या करना है? जस्ट छोटा ई को हमको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है? वी हैव जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई दिस विद द एमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी, है ना? किसी एक जनरल बॉडी का अगर हमको एमिसिव पावर बताना है तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन सिंपली मल्टीप्लाई ई विद द एमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी। देखो एमिसिव पावर और रेट ऑफ एमिशन में डिफरेंस क्या है? कोई खास डिफरेंस नहीं है। जब हमने एमिसिव पावर को डिफाइन किया था वो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया के टर्म्स में डिफाइन किया था, और यहाँ पर जब हमने रेट ऑफ एमिशन डिफाइन किया तो हमने सिर्फ पर यूनिट टाइम के टर्म्स में डिफाइन किया, पर यूनिट एरिया के टर्म्स में डिफाइन नहीं किया। तो अगर ये रिलेशन वैलिड है तो रेट ऑफ एमिशन के केस में भी हम इसी रिलेशन को यूज कर सकते हैं और कह सकते हैं कि रेट ऑफ एमिशन फॉर अ जनरल बॉडी इज E टाइम्स द रेट ऑफ एमिशन ऑफ a black body. Come on people, do you understand this? Come on people, do you understand this? किसी को कोई डाउट Yes, इसमें? sir. किसी को कोई डाउट इसमें? डाउट है तो मैं फिर से बता सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनता बोलो यार, जनता बोलो। ये हो गया एक्सप्रेशन सिग्मा ए टी टू द पावर 4, ये होगा किसी जनरल बॉडी के लिए। अगर तुमको अगर इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड विद दिस ना,
इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड विद दिस, ध्यान देना, तुमको कुछ नहीं करना, तुम ऊपर ए मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी ए मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो है ये पावर बन जाएगा। है ना? है ना? जनता जवाब दो, जनता जवाब दो। नहीं आया समझ में? एमिसिव पावर का डेफिनेशन क्या था? एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। मैंने जस्ट नाउ क्या कहा कि ऊपर भी एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, एरिया एरिया कैंसल आउट हो जाएगा, एनर्जी बाय टाइम बचेगा, तो ऊपर वाला क्वांटिटी पावर होगा या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ये ऐसा गैस क्यों करवाते हो यार? मतलब तुमको समझ में नहीं आया तो मुझे बोलो ना, नहीं आया बोल के समझ में। ऊपर से जो मैंने इमिसिव पावर लिखा है वो एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम डिवाइडेड बाय एरिया। मैंने क्या कहा, ये जो रिलेशन है ये में रेट ऑफ इमिशन इज नथिंग बट पावर। यार जनता, रेट ऑफ इमिशन इज नथिंग बट पावर, बात को समझो। तो ये जो रिलेशन मैंने इस केस में लिखा है ये पावर के केस में भी मैं यूज कर सकता हूँ। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो ऊपर भी ए से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी ए से मल्टीप्लाई कर दो। अगर एरिया एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, ऊपर भी ए से मल्टीप्लाई किया नीचे भी ए से मल्टीप्लाई किया, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर तुमने ऊपर भी ए से मल्टीप्लाई किया नीचे भी अगर ए से मल्टीप्लाई किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर तुमने ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्वांटिटी जो है ये तुम्हारा पावर बन जाएगा, बिकॉज इधर एरिया और इधर एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा और एनर्जी बाय टाइम हो जाएगा, नीचे वाला भी पावर बन जाएगा। मैं वही कह रहा था कि रेट ऑफ इमिशन फॉर अ जनरल बॉडी इज ई टाइम्स द रेट ऑफ इमिशन ऑफ अ ब्लैक बॉडी। यहाँ पर भी तुम इसी कंसेप्ट को यूज कर पाओगे, ये जो रिलेशन हमने यूज किया। नाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस? नाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस कि dq by dt is equal to what? Sigma a e t to the power 4। जनता बोलो, समझ में आया? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes. कोई डाउट? एनी डाउट यू कैन आस्क। कुछ भी प्रॉब्लम है इसको समझने में मुझे पूछो, मैं बता दूंगा। Sir, यस बोलो। सर किरचॉफ लॉ में जो सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट था, तो उसमें कुछ वेरिएशन नहीं आएगा क्या? आ सकता है, मतलब तुम ये सिचुएशन बोलना चाहते हो कि अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बदलता जाए तो क्या होगा, ये कह रहे हो? हाँ सर। देखो, आई होप सो सबको अब तक समझ में आ चुका है। जब हम फिजिक्स करते हैं ना, हम सिचुएशंस को जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रख के हम स्टडी करते हैं। तो अब तक मैंने जितना सारा डिस्कशन किया ना उसमें सराउंडिंग के टेम्परेचर को कांस्टेंट माना। अभी अगर तुम सराउंडिंग के टेम्परेचर को वैरी कर दोगे तो तुम्हारा जो रेट ऑफ इमिशन है, नेट रेट ऑफ इमिशन है, वो बदलता जाए। बिकॉज बॉडी का टेम्परेचर जो है उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है कि वो बॉडी पर यूनिट टाइम कितना इमिट कर रहा है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है उससे ये डिसाइड होता है कि पर यूनिट टाइम बॉडी कितना एब्जॉर्ब कर। अभी अगर तुम ऐसा एक सिचुएशन बनाना चाहते हो जहाँ के सराउंडिंग का टेम्परेचर बदलता जाए तो जहाँ रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन विल आल्सो कीप ऑन चेंजिंग, तब तुम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बात नहीं कर पाओगे। तब तुमको किसी मोमेंट में बात करना पड़ेगा कि एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम द नेट रेट ऑफ इमिशन इज दिस, तब ऐसा बात करना पड़ेगा, राइट? तब तुमको पर मोमेंट में बात करना पड़ेगा। और अभी एज बिकॉज वी आर कीपिंग द कंडीशंस वेरी सिंपल, अगर हमने सराउंडिंग के टेम्परेचर को फिक्स करके रखा है तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होगा वो भी फिक्स्ड रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। दिस विल मेक आवर लाइफ इजियर। अगर तुम सराउंडिंग के टेम्परेचर को बदलना चाहो विद टाइम तब तुम्हारा मैथमेटिक्स फिर से कॉम्प्लिकेट होगा। ऐसा नहीं कि डिस्कस नहीं कर सकते उसको, ऐसा नहीं कि ऐसे सिचुएशन को स्टडी नहीं कर सकते, डेफिनेटली स्टडी कर सकते हैं, बट दैट विल इन्वॉल्व हायर इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? Yes, sir. All these logics, all this theory, everything is going to hold, सब कुछ होल्ड करेगा, सिर्फ मैथमेटिक्स बदल जाएगा। दैट इज ओनली डिफरेंस दैट यू आर गोइंग टू फेस। ठीक है? ओके फाइन। Yes. अभी ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है? लेट अस से कि हमारे पास एक बॉडी है, मतलब मैं दो सिचुएशंस के बारे में डिस्कस करूंगा। लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट सिचुएशन, सिचुएशन 1। सिचुएशन 1 में हमारा जो ये बॉडी है ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, दिस इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसको मैं कॉपी करके रखता हूँ जस्ट ए मिनट, क्योंकि इस बॉडी को फिर से मुझे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम है, मतलब इस बॉडी का टेम्परेचर अगर मैं T0 मानता हूँ तो सराउंडिंग का भी टेम्परेचर क्या है? T0 ही, मतलब इसका
टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। अगर इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा मतलब ये इमिट तो कर ही रहा है, एब्जॉर्ब भी कर रहा है, और दोनों का वैल्यू क्या होगा, दोनों का रेट क्या होगा, दोनों का रेट सेम होना पड़ेगा। ठीक है, इट इज नॉट जो किसका टेम्परेचर है, ये एटमोस्फियर का टेम्परेचर। ठीक है, एंड एज बिकॉज दिस बॉडी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, इसको ब्लैक बॉडी मानो। ठीक है, हम ब्लैक बॉडी को लेके डिस्कस करते हैं। इसी डिस्कशन को अगर तुमको किसी जनरल बॉडी के लिए करना है, जो भी एक्सप्रेशन निकलेगा उसके साथ तुमको छोटा ई मल्टीप्लाई कर देना। अगर छोटा ई मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो जो है वो एक नॉर्मल बॉडी बन जाएगा, नॉर्मल बॉडी का एक्सप्रेशन बन जाएगा। अगर छोटा ई नहीं लिखोगे, वो जो एक्सप्रेशन होगा वो किसका एक्सप्रेशन होगा, वो एक ब्लैक बॉडी का एक्सप्रेशन होगा। तो मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ इन दिस केस कि as because this body is in thermal equilibrium, so the rate of absorption in this case should be equal to the rate of emission. जनता इस बात को ध्यान से सुनो, सुन रहे हो ना तुम लोग? Are you people listening? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. So can I say rate of emission in this case is sigma a T naught to the power 4? Can I say rate of emission is this? Yes, people? Yes, sir. Yes sir. Which means Yes, sir. that rate of absorption भी यही होगा. This will also be the rate of absorption. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. Okay, fine. अगर ये बंद हो जाएगा ना, 10 मिनट का टाइम है, अगर खत्म हो जाता है बढ़िया है, नहीं तो मैं तुमको नया लिंक दूंगा अगर खत्म नहीं होता है। हाँ, ये कॉन्सेप्ट तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी यही होगा। और हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन सराउंडिंग पे डिपेंड करता है कि सराउंडिंग कितना फोटोन्स भेज रहा है तुमको। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अभी जो हम केस डिस्कस करने वाले हैं दैट इज जो मैंने दूसरे सिचुएशन के बारे में बोला था, दैट इज सिचुएशन 2। इस सिचुएशन में हमारा बॉडी जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। अभी इस बॉडी का टेम्परेचर T है, दैट इज मोर देन T नॉट, लेकिन सराउंडिंग का टेम्परेचर अभी भी T नॉट ही है। सराउंडिंग के टेम्परेचर को हमने चेंज नहीं किया, सराउंडिंग का टेम्परेचर अभी भी T नॉट है। लेकिन इस बार हमने जो ये बॉडी कंसिडर किया है वही बॉडी है बट डिफरेंट सिचुएशन है। यहाँ पर इस बॉडी का टेम्परेचर T जो है वो सराउंडिंग टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर ज्यादा है। और यहाँ पर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द केस ऑफ कूलिंग बाय रेडिएशन। इस कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। मैंने कूलिंग क्यों कहा, डेफिनेटली कूलिंग होने वाला है बिकॉज इस बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा है, तो ये ज्यादा इमिट करेगा। अगर ये ज्यादा इमिट करेगा तो इसका टेम्परेचर जो है वो क्या करेगा, वो टाइम के साथ डिक्रीज करेगा। इसी चीज को हम क्वालिटेटिवली स्टडी करने वाले हैं। दैट इज फाइनली जाके इस डिस्कशन के एंड में मैं तुमको रेट ऑफ कूलिंग का एक्सप्रेशन निकाल के दूंगा। रेट ऑफ कूलिंग, व्हाट इज रेट ऑफ कूलिंग? टेम्परेचर चेंज पर यूनिट टाइम, और इन अदर वर्ड्स टेम्परेचर ड्रॉप पर यूनिट टाइम। यस और नो पीपल? ये जो मैंने कहा ये समझ में आया? Yes, sir. Yes sir. Okay, fine. Now, if I ask you here, जनता जवाब देना, इस बॉडी का रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कितना है? तुम क्या बोलोगे? What is the rate of absorption of the body in this case? तुम बोलोगे कि सर जो अपने सिचुएशन 1 डिस्कस किया था तब सराउंडिंग का टेम्परेचर T नॉट था और उस वक्त वो एब्जॉर्ब कितना कर रहा था, सिग्मा A T नॉट टू द पावर 4 पर यूनिट टाइम इतना एब्जॉर्ब कर रहा था। अभी भी सराउंडिंग का टेम्परेचर वैसा ही है, T नॉट ही है। तो इस सिचुएशन में ये बॉडी जो है उतना ही एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होगा जो वो सिचुएशन 1 में एब्जॉर्ब कर रहा था, बिकॉज सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। सो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इन दिस केस विल स्टे सेम एज सिग्मा A T नॉट टू द पावर 4। जनता जवाब दो, डू यू अंडरस्टैंड दिस लाइन? दैट इज द रीजन मैंने सिचुएशन 1 डिस्कस किया था। मैंने कहा था देखो इनिशियली बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो उसका जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा उसका रेट ऑफ एमिशन के बराबर होगा। और हमने जस्ट नाउ ये डिस्कस किया कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कितना है, सिग्मा A T नॉट टू द पावर 4। सेकंड वाले सिचुएशन में जो सराउंडिंग टेम्परेचर है वो T नॉट ही है, वो बदला नहीं। और 1000 बार बोल चुका हूँ कि सराउंडिंग पे ही डिपेंड करता है कि कितना एब्जॉर्ब करेगा। तो एज बिकॉज द सराउंडिंग टेम्परेचर डिड नॉट चेंज, इस सिचुएशन में भी ये बॉडी पर यूनिट टाइम सिग्मा A T नॉट टू द पावर 4 ही एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होगा। डू यू पीपल एग्री विद दिस?
हाँ या ना में जवाब दो। हाँ सर। Yes or no? Yes or no? Yes, sir. हाँ सर। So can you tell me what is the rate of emission in this case? अच्छा मैं बताता हूँ। Can I say rate of emission in this case is sigma A T to the power 4? इस T पे डिपेंड करेगा, बॉडी के खुद के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि वो पर यूनिट टाइम कितना एनर्जी एमिट कर रहा है। Yes people? Yes? Yes Yes, sir। sir. Yes sir. Yes, sir. But I hope so all of you understand this. This is not the net rate of emission. This is not the net rate of emission. ये बॉडी कितना emit कर रहा है वो हमने लिखा है। But what is the net rate of emission? Because अगर वो कुछ emit कर रहा है वो कुछ absorb भी तो कर रहा है। हाँ, yes, वो ज्यादा emit कर रहा है और कम absorb कर रहा है। But अगर मैं तुमको पूछूं, जनता ध्यान देना, what is the net rate of emission? Net. तो हम उसको क्या लिखेंगे जनता? What shall we write this as? मैं बोलूंगा कि जब तुम होते तुमको ऐसा बोलना चाहिए था कि सर देखो पर यूनिट टाइम उसने एक्चुअली में तो इतना सिग्मा ए टी टू द पावर 4 अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर दिया था, बट उसी एक सेकंड में उसने सिग्मा ए टी नॉट टू द पावर 4 अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्सॉर्ब भी कर लिया था। उस यूनिट टाइम में अगर इस बॉडी ने सिग्मा ए टी नॉट टी टू द पावर 4 अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज किया, उसी यूनिट टाइम में उसने इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी भी एब्सॉर्ब कर लिया, तो आपको इससे इसको माइनस करना पड़ेगा नेट निकालने के लिए। बोलो ये समझ में आया नहीं आया? Did you understand that? Yes sir। Yes, Yes, sir. sir. तो यहाँ पर जो नेट रेट ऑफ इमिशन है जिसको अभी मैं लिखूंगा dq by dt, ये हो जाएगा सिग्मा ए को कॉमन ले लिया, दैट इज t to the power 4 minus t naught to the power 4। जितना एमिट किया माइनस जितना उसने एब्जॉर्ब कर लिया। 100 एमिट किया था, 40 एब्जॉर्ब कर लिया, तो इफेक्टिवली उसने कितना एमिट किया? इफेक्टिवली उसने सिर्फ 60 यूनिट्स एमिट किया। अगर 100 एमिट किया, 40 एब्जॉर्ब कर लिया, इफेक्टिवली कितना एमिट किया? सिर्फ 60 यूनिट्स ही एमिट किया। वही चीज मैंने लिख के रखा है। Am I clear? Am I clear? Am I clear? Come on Yes people. sir। Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो है इसको इस पर्टिकुलर डिस्कशन को, रेडिएशन वाले डिस्कशन को हम यहाँ पर रोकते हैं। और मैं चाहूंगा यू पीपल यू गो बैक टू यू नो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। उस चैप्टर में हमने एक फॉर्मूला सीखा था, ये सीखा था कि अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर डेल्टी अमाउंट से बदल जाता है या डेल्टी अमाउंट से डिक्रीज हो जाता है, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय द बॉडी? दैट मींस, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर तुम्हारे पास कोई बॉडी है, ध्यान देना, ऑफ मास m, ठीक है, एंड इट लूजेस q अमाउंट ऑफ हीट causing del T fall of temperature. So do you remember the relation which relates Q with this drop of temperature? Q को del T के साथ कौन सा relation connect करता है heat and thermodynamics में? Do you remember that formula? Anyone? Anyone? NCV delta T। क्या हो गया यार, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। Q equal to mc delta T, where C is the specific heat capacity of the gas. Come on people, क्या हो गया? आवाज क्यों नहीं है? आवाज क्यों नहीं है? अब ये गैस नहीं है, ये सॉलिड है इन दिस केस। क्या हो गया पीपल? पढ़ा है ना ये चीज? हाँ या ना? You remember this formula? Yes sir। You remember this Yes, sir. formula? Yes sir। Yes. हाँ? Yes? Yes, sir. Okay. Okay. बात को समझना। This is change in temperature. ठीक है? इसका अगर मैं डिफरेंशियल फॉर्म लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? dq is equal to mc into del t, ऐसा लिख सकता हूँ। चलो ऐसा नहीं लिखे, एक काम करता हूँ, अभी इस एक्सप्रेशन को हम लेना है डिफरेंशिएट both sides with respect to time। ध्यान देना, लेकिन let us differentiate both the sides with respect to time। अगर मैं कैपिटल Q को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, मतलब dq by dt, which is what?
which is nothing but rate of heat lost by the body. रेट ऑफ हीट लॉस्ट बाय द बॉडी मतलब पर यूनिट टाइम में इस बॉडी ने कितना हीट लूज किया। जनता जवाब दे हाँ या ना। अगर मैं दोनों तरफ टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो हमारा एक्सप्रेशन दिखने में ऐसा होगा, एम सी यहाँ पर क्या होगा, डी कैपिटल टी बाई डी टी होगा। ये ऐसा होगा बिकॉज ये जो टेम्परेचर है ये भी टाइम के साथ बदलता है। समझो इस बात को। तो ये dt बाई dt हो गया, ऊपर वाला dt जो है वो टेम्परेचर है, नीचे वाला टाइम है। तो ये जो dt बाई dt है, जनता जवाब दो, कैन आई से दिस इज रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। देखो रेट वर्ड यूज करने के साथ साथ तुम्हारे दिमाग में चमक जाना चाहिए कि सर ने रेट वर्ड यूज किया मतलब पर यूनिट, और यहाँ पर Q जो है दैट इज अमाउंट ऑफ हीट लॉस, वो टाइम पे डिपेंड करता है। मतलब टाइम अगर यूनिट से बदलता है तो कितना अमाउंट ऑफ हीट लूज हुआ है, दैट इज dq बाई dt। फिर से कह रहा हूँ, कल ही मैं 11 के बच्चों को समझा रहा था और मुझे दिमाग में ऐसा आ रहा था कि ये जो आइडिया ये बड़ों को समझ में नहीं आता। सो सिंपल। देखो यहाँ पर Q जो है, Q कैपिटल Q दैट इज अमाउंट ऑफ हीट लॉस, वो तो टाइम पे डिपेंड करता है ना, जितना टाइम जाएगा अमाउंट ऑफ हीट लॉस भी इंक्रीज करेगा। रेट क्या बताता है, रेट या जो हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट रेट मेजरमेंट। रेट तुमको क्या बताता है, रेट। तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर भी हमने dq बाई dt का एक्सप्रेशन निकाला अलग फॉर्मूला से, और यहाँ पर भी जो है हमारे पास एक dq बाई dt का एक्सप्रेशन है। एंड आई होप सो सबको समझ में आ गया कि हम करने वाले क्या है। हमने दो अलग अलग फॉर्मूलास यूज किया, फिर दो अलग अलग फॉर्मूला का जो रिजल्ट है उनको हम इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2 दिख रहा है सबको, 1 ऑरेंज वाला इक्वेशन एंड 2 जो है वो ग्रीन वाला इक्वेशन है। अगर दोनों को इक्वेट करो तो ऊपर से यहाँ से एक मिनट में लिख लेता हूँ, एक मिनट में लिख लेता हूँ। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि एम सी डी टी बाई डी टी, है ना, ये हमने यहाँ से लिखा। और यहाँ से ऊपर से सबको दिख रहा है ना, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज सिग्मा ए टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4। बोलो जनता समझ में आया। एक हमने रेडिएशन के फॉर्मूला लाए, रेडिएशन के फॉर्मूला से एक्सप्रेशन लिखा, दूसरा जो हमने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर से इस फॉर्मूला को लिखा और दोनों को कंबाइन कर दिया। बोलो ये समझ में आया नहीं आया, यस और नो, यस और नो। हमको चाहिए था क्या यार जनता, व्हाट डू वी नीड, वी नीड एक्चुअली द एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ कूलिंग। इन दिस केस ध्यान से देखना, यहाँ से हमको क्या मिल गया, दैट इज dt बाई dt दैट इज इक्वल टू सिग्मा ए डिवाइडेड बाई mc दैट इज t टू द पावर 4 माइनस t नॉट टू द पावर 4। t क्या है, बॉडी का टेम्परेचर, टी नॉट क्या है, सराउंडिंग का टेम्परेचर, और ये क्या है जनता, dt बाई dt रेट ऑफ कूलिंग। बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, बहुत बार इस फॉर्मूला पे और इसका अलग अलग वेरिएशंस है जो मैं आगे जाके तुमको दिखाऊंगा। इस पे क्वेश्चंस पूछा गया है। बोलो ये डिराइवेशन सबको समझ में आया, यस और नो, यस और नो पीपल, पक्का, श्योर। तो ये रेट ऑफ कूलिंग है, dt बाई dt सिग्मा ए बाई mc t टू द पावर 4 माइनस t नॉट टू द पावर 4। एक्चुअली ये जो कहानी है यहाँ पर खत्म नहीं होता। इसी फॉर्मूला को ना न्यूटन ने थोड़ा सा मैनिपुलेट किया था, एक कंडीशन मान के, ये मान दिया कि अगर बॉडी का जो टेम्परेचर है जो कि T है और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर T नॉट है, अगर दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, इफ दे आर वेरी क्लोज T और T नॉट, तो न्यूटन ने इस फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। इसको मॉडिफाई करके और एक एक्सप्रेशन दिया जो कि बहुत ही यूजफुल एक्सप्रेशन है, क्योंकि मोस्टली प्रॉब्लम जो है वो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन ने जो फॉर्मूला दिया था उसी पे ही आता है। और आज मैं नहीं कराऊंगा, मुझे पता है तुम लोग सब अब तक तो टायर्ड हो चुके हो, मन में आवाज निकल रहा होगा। और आज का तो मुझे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स देख के भी समझ में आ रहा है, अभी एक मर गया, कुछ देर पहले 17 था, अभी 16 दिख रहा है। जब मैंने क्लास स्टार्ट किया था तो 28 था, सो आई अंडरस्टैंड। तो ये जो कहानी है ना, ये मैं तुम लोगों को नेक्स्ट क्लास बताऊंगा। वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द चैप्टर ट्रांसमिशन ऑफ हीट। इसके बाद बस एक छोटा सा कंसेप्ट है,
उसके बाद हम कुछ इसी टॉपिक पे कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इस टॉपिक को यहाँ तक ही रखते हैं। आई होप सो सबको समझ में आया ये कॉन्सेप्ट। आई एम स्टिल हियर, अगर किसी को कुछ पूछना इवन आस्क मी नाउ। अगर इसमें जो मैंने समझाया कोई ऐसा जगह है जो क्लियर नहीं है या तुम्हारे मन में कोई क्वेश्चन है, इवन आस्क मी नाउ। एनीवन? सब क्लियर? जवाब दो जनता, सब क्लियर? Yes, sir. sir. Clear. Yes, sir. ओके फाइन देन, डन फॉर टुडे। गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे से पढ़ो। आई एम गिविंग माई बेस्ट, आई एम गिविंग माई बेस्ट ताकि तुम लोगों का कोर्स जल्दी जल्दी खत्म हो। जल्दी जल्दी, जितना जल्दी कोर्स कंप्लीट होगा उतना जल्दी रिवीजन चालू कर पाएंगे। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। हैव फेथ इन मी। आई हैव ऑलरेडी सीन द एंड गेम। एंड गेम मैंने ऑलरेडी देखा है, बहुत सालों से देख रहा हूँ कि फाइनली व्हाट विल काउंट। मैं जो बोल रहा हूँ ना उसमें फेथ रखो। कोर्स को जो मैं पढ़ा रहा हूँ, प्रेजेंटली जो पढ़ा रहा हूँ उसमें फोकस करो। जो बैकलॉग्स है उसको तो पढ़ना ही है, बट ऐसा कभी मत करना कि नहीं बैकलॉग्स निकालने के चक्कर में जो प्रेजेंटली जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको छोड़ दो। ये बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी है। दिस इज ए वेरी वेरी रॉन्ग स्ट्रैटेजी। हर साल सबको बोलता हूँ, देखो मैं जो अभी पढ़ा रहा हूँ ये भी तो जरूरी है ना, ये भी तो तुमको पढ़ना ही है ना। तो जो चल रहा है वो सबसे पहले लिस्ट में नंबर 1 आएगा, उसको समझना, उसके ऊपर प्रॉब्लम करना, वो नंबर 1 आएगा। बिकॉज मेरे साथ पढ़ोगे तो बहुत जल्दी पढ़ पाओगे, टाइम बचेगा। दैट इज कॉल्ड ए स्मार्ट लर्निंग। अगर इसको छोड़ दोगे कि नहीं सर पहले बैकलॉग कंप्लीट करूंगा फिर ये देखूंगा, बहुत बहुत बड़ा एरर करने वाले हो, बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। ये मत करना। लेकिन हर साल कुछ ना कोई बच्चा होता है जो मुझे ये कह देता है कि सर नहीं, आपका क्लास अटेंड नहीं कर रहा क्योंकि बहुत बैकलॉग्स था, वो बैकलॉग्स क्लियर करूंगा तब जाके ये पढ़ूंगा। दिस इज दिस इज ए ब्लंट एक्सक्यूज दैट इज गिवन बाय द स्टूडेंट्स। एंड हैव फेथ इन मी। ये जो क्लास चल रहा है, जो प्रेजेंटली कहीं पर भी, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो, व्हाटएवर बी द सब्जेक्ट, जो प्रेजेंट चल रहा है उस पर ध्यान देना है। डेफिनेटली बैकलॉग पढ़ना है, मैंने मना नहीं किया है, लेकिन हर लाइफ में हर किसी का कुछ ना कुछ प्रायोरिटी होता है कि नहीं फर्स्ट मैं डेफिनेटली इसको करूंगा। ये नहीं करने से भी चलेगा। हमेशा यू कैन सेट ए प्रायोरिटी कि सबसे पहले लिस्ट में नंबर 1 में कौन सा आएगा, नंबर 2 में कौन सा आएगा। प्रायोरिटी में सबसे पहले जो क्लास में चल रहा है वो आता है, क्योंकि अगर वो तुम्हारा बैकलॉग हो चुका है वो ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन अगर तुम ये जो क्लास में चल रहा है इसको स्टडी नहीं करोगे तो ये भी तुम्हारे बैकलॉग में ऐड होने वाला है। ना तुम्हारा पुराना बैकलॉग क्लियर होगा और ना तुम्हारा प्रेजेंट का टॉपिक्स क्लियर होगा, एंड द अमाउंट ऑफ बैकलॉग विल ऑलवेज कीप ऑन इंक्रीजिंग। बोल रहा हूँ हमेशा अपने दिन को प्रॉपर्ली डिवाइड कर लो। तुमको पता होगा कि तुम पर डे कितना घंटा पढ़ते हो। यू हैव टू हैव ए प्लान कि पहला 2 घंटा ये करूंगा, पहला 2 घंटा, नेक्स्ट 2 घंटा ये करूंगा, थर्ड वाले 2 घंटे में ये करूंगा, इस वक्त ब्रेक लूंगा, इस वक्त टीवी देखूंगा, इस वक्त गाना सुनूंगा। सब कुछ हैज टू बी डिफाइंड। मैं नहीं कह रहा कि तुम पागल होकर पढ़ाई करो, नहीं। 2 घंटा पढ़ोगे तो 15 मिनट ब्रेक ले लो, बाहर जाओ, थोड़ा हवा खा के आओ, दोपहर को 40 मिनट सो लो, 1 घंटा सो लो, फिर से पढ़ो। ब्रेक लेके पढ़ना है, कॉन्सिस्टेंटली पढ़ना। इट्स ए वेरी वेरी रॉन्ग स्ट्रेटेजी। तुम लोग हो ना, सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ Yes, सर। Yes, sir. फॉलो करना इन सब चीजों को, ठीक है। चलो, और तुमको लेक्चर नहीं देता मैं, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके इस वीडियो को अपलोड कर दूं। और ये खतरनाक चैप्टर है, खतरनाक इन द सेंस बहुत सारे टर्म्स हैं। नेक्स्ट क्लास पढ़ के आना, ठीक है। बाय, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। yes.